तो एक बंदे को अल्कोहलिक तब बोलते हैं जब अगर वो हफ्ते में 14 पैग, जब एक पैक 60 ml से है उससे ज़्यादा ले रहे हैं तब उनको अल्कोहलिक बोलेंगे। या फिर कि वो कितनी मात्रा में अल्कोहल ले जो उनकी बॉडी पर इफेक्ट ना डाले। और कुछ लोग जो शराब को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़े कैसे। हमारे सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली एक ऐसा त्योहार है जिस पर जमकर मस्ती की जाती है। रंग, गुलाल, गुजियाँ, पकोड़े, भांग और मदिरापान। मदिरापान यानी शराब। एक समय ऐसा भी था जब शराब पीना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ शराब पीना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। शराब के माध्यम से जो अल्कोहल, शराब यानी अल्कोहल जो हमारे शरीर में जाती है, वो हमारी सेहत के मिजाज को बिगाड़ रही है। अब कैसे बिगाड़ रही है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर रोहतक से डॉक्टर अपूर्व नरूला। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते मैम, और आपको हैप्पी होली और सभी को इस होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू एवरीबॉडी। हैप्पी होली डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शुरुआत यहीं से करेंगे कि शराब जो है, अल्कोहल जो है, वो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। मैम, अल्कोहल जो है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो सिर्फ आपके फिजिकल जो है उसको नहीं, सोशल और मेंटल सबको अफेक्ट करता है। और शराब जो होता है ये एक हमें सबसे पहले होना चाहिए कि शराब हम कब अल्कोहलिक बोलते हैं, कब किसी को शराबी बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर लिमिटेड क्वांटिटी में ले उसको हम शराबी नहीं बोलेंगे या अल्कोहलिक नहीं बोलेंगे। तो शराबी को मैं अपने आगे वाले इंटरव्यू में अल्कोहलिक के नाम से बोलूँगा। तो एक बंदे को अल्कोहलिक तब बोलते हैं जब अगर वो हफ्ते में 14 पैग, जब एक पैक 60 ml से है उससे ज़्यादा ले रहे हैं तब उनको अल्कोहलिक बोलेंगे। या फिर वो अपना जो है डेली के 4 पैक से ज़्यादा ले रहा है तो फिर हम उसको अल्कोहलिक या फिर शराबी बोलेंगे जी। तो उसके बाद अब अगर ये बंदा अल्कोहलिक है तो उसके सारे मेंटल, फिजिकल और सोशल लाइफ को अफेक्ट करता है। और सोशल लाइफ को ऐसे अफेक्ट करता है क्योंकि उसके एक अल्कोहलिज्म के या अल्कोहलिक या शराबी के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, जब वो सबसे पहले खुशी में पीता है, जैसे उसके दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, वो उसको बोलते हैं कि चलो आज हमारे साथ अच्छा त्योहार है, आज अच्छा ओकेजन है, हमारे साथ ड्रिंक कर लो, तो वो उनके साथ ड्रिंक करता है। वो फील गुड फैक्टर आता है उनको। हमारे यहाँ कहा भी जाता है हाँ कि जी। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। पीने का, हाँ। और कोई भी त्योहार या जश्न हो, खुशी के माहौल में पीते ही हैं। पीते ही हैं। तो वही बर्थडे पार्टीज हो गई, कोई अच्छा ओकेजन हो गया या फिर कुछ जश्न का माहौल है तो उसमें लोग ड्रिंक करते हैं। उसमें ड्रिंक करेंगे, फील गुड फैक्टर आएगा। उसके बाद सेकंड फैक्टर होता है, फिर वो इन खुशी के मौकों को छोड़ के बाकी ड्रिंकिंग शुरू कर लेते हैं, फिर भी उनका मूड एलिवेशन और वो खुद हैप्पी फील करते हैं। फिर स्टेज 3 आता है जब वो थोड़ा सा और रेगुलर पीना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज 3 के अंदर फिर अगर वो नहीं ड्रिंक करते तो उनको इरिटेशन होती है, उनको फिर मूड डिप्रेशन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होते हैं और उनको अल्कोहल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और स्टेज 4 ये होता है जब ये तो सोशल उनको अफेक्ट कर गया, स्टेज 3 में सोशल और मोरल उनका अफेक्ट कर गया। और स्टेज 4 में होता है कि उनका फिजिकली उनको बॉडी को हैम्पर करना शुरू करता है। उनके फिजिकली उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर हो गया, ब्रेन हो गया और बाकी पैंक्रियास हो गया, स्टमक हो गया, पेट हो गया, जिस तरह उसको अफेक्ट करता है। तो ये अल्कोहल जो है इन सब ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है जी। तो इसके पूरी बॉडी पे ही इसके, जैसे आप साइड इफेक्ट्स पूछ रहे थे, तो उसकी पूरी बॉडी पे ही इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिजिकल साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं ब्रेन से, तो ब्रेन ऊपर से स्टार्ट करूं तो ब्रेन में सबसे पहले एंजाइटी, मतलब कि घबराहट होना, डिप्रेशन, मूड डिप्रेशन होना, वो है। उसके बाद फिर गुस्सा आना, लोगों से गुस्सेल होना, लड़ना लोगों से, भूलना, डिमेंशिया जिसको बोलते हैं, भूलना। उसके बाद फिर न्यूरोपैथी होती है, मतलब कि जो ब्रेन की जो नसें होती हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, उसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। और उसके बाद फिर एनकेफेलोपैथी, बहुत अगर बंदा बहुत ही ड्रिंक कर रहा है नॉन स्टॉप और नहीं रुक रहा, रेगुलर बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो फिर एनकेफेलोपैथी हो जाती है, जिसके अंदर जो ब्रेन के जो नसें होती है उसमें और कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, दबनी शुरू हो जाती हैं। और ट्रॉफी के अंदर भी जा सकता है, सेरेब्रल ट्रॉफी, मतलब जो ब्रेन श्रिंकेज होनी भी शुरू हो जाती है। ये रहता है। और एक और ऑल्सो
अल्कोहल की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो हम मोटे लोगों में देखते हैं, जो जैसे रात में बंदा सो रहा है, मोटा भी है और शराब भी जाता है, हाँ तो सांस रुक जाता है, तो ये इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। आप देखा होगा हाल ही में भी जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कई लोग शिकार बने। बप्पी लहरी भी जी इसका शिकार थे। जी जी, तो उनका कॉज वो था, ओबेसिटी था, फैट था। बट एक कॉज हो सकता है कि अल्कोहल भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कॉज। जी। और उसके बाद फिर ये नीचे अगर हमारे आए तो हार्ट आ जाता है हमारा, तो हार्ट को भी इफेक्ट करता है। हार्ट का जो साइज है वो बढ़ा देता है, जिसको हम डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उसकी जो पंपिंग होती है, जो हमारी 55 से 60% होती है, उसको कम कर देता है। तो बॉडी में खून की जो पंपिंग प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, उस हिसाब से उसमें थकान ज़्यादा होती है, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होती है, वो सब हो जाता है। और उसके वजह हार्ट रेट जो होता है, उसकी रिदम जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है, रिदमिया जिसको बोलते हैं, फिब्रिलेशन जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। पल्स रेट जो होती है वो रेगुलर नहीं होती है, ये हो जाता है। अल्टीमेटली अगर स्टॉप नहीं करता तो अल्कोहलिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, विच में फाइनली लीड टू हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये हो सकता है। उसके बाद हार्ट से हम थोड़ा सा और नीचे आए तो लिवर, जो लिवर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और ये अल्कोहल से वन ऑफ द फर्स्ट अफेक्टेड, सबसे पहला अफेक्टेड ऑर्गन लिवर होता है। उसमें शुरुआत में तो फैटी चेंजेस आते हैं, उसके बाद थोड़े से और फाइब्रोसिस होते हैं, फाइब्रोसिस होते होते बाद में सिरोसिस हो जाता है अगर अल्कोहल स्टॉप ना करें। और सिरोसिस एक बार हो गया और उसके बाद पेट में पानी बन गया, जिसको हम असाइटिस बोलते हैं, डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, तो फिर सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लिवर चेंज करना पड़ता है। और अगर वो सक्सेसफुल है ठीक है, नहीं तो फिर बंदे को बचाना बड़ा इनएविटेबल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ही और उसके लिवर में भी अल्कोहल के कारण कई बार कैंसर, सिरोसिस पेशेंट में कैंसर बनने के चांसेस होते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो वो अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके साथ ही एक ऑर्गन होता है पेंक्रियास, और अगर उसमें सोजन आ जाए बहुत अल्कोहल लेने से तो पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है, और वो पेट में पानी बन जाए, और अगर लंग्स में पानी बन जाए उसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस, तो फिर जानलेवा भी हो सकता है। उसके साथ ही एक और ऑर्गन होता है स्टमक। मैं बता रहा हूँ कि कितना मतलब और हर एक ऑर्गन को कितना अफेक्ट कर रहा है। उसके साथ एक स्टमक, जिसको पेट बोलते हैं, जिसको पेट में अल्सर बनाता है, अल्सर बनाएगा, उसके अंदर उसके इरोजन्स करेगा, उससे फिर हमें अपना उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, उल्टी में फिर खून आएगा। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। फिर हम और नीचे जाएं तो नीचे वाले भी इंटेस्टाइन्स के ट्यूमर्स, कैंसर्स, वो भी बहुत करता है। अब क्यों कैंसर करता है? क्योंकि अल्कोहल जो होता है अगर बहुत मात्रा में हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। अब बॉडी की इम्यूनिटी कम करेगा तो बाहर जो कीटाणु है, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, वो ज़्यादा अटैक करेंगे, और तो इम्यूनिटी कम होगी तो अटैक ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा बीमारियां होंगी, और इवन कैंसर की जो वो है वो भी ज़्यादा होंगे। और एक रिसर्च ने बताया है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो अल्कोहलिक है, शराबी है, अल्कोहलिज्म है जिनको, वो उसके सेम मतलब जेनेटिक मेकअप वाला बंदा एक नॉर्मल बंदे से जो अल्कोहल नहीं ले रहा और जो अल्कोहल ले रहा है 10 साल कम जिएगा उससे, तो लाइफ में 10 साल का फर्क पड़ जाता है। जी। ये जो है काफी इफेक्ट है। और अगर फीमेल्स ड्रिंक कर रही हैं तो उनके ऊपर कम मात्रा अल्कोहल भी ये सेम इफेक्ट्स लाएगा, क्योंकि मेल्स के कंपैरिजन में उन पे ज्यादा हिट करता है अल्कोहल। और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन अगर ले रही है तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं, वो होता है जिसमें वो फीटस जो माँ के अपने बच्चा होता है उसको भी वो अफेक्ट करता है, उसमें भी एंट्रेंस कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, आजकल एक वर्ड है बिंज ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा चलन में है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिंज ड्रिंकिंग क्या है? मैम, बिंज ड्रिंकिंग जो होता है ये यंगस्टर्स में देखा जाता है। जो यंगस्टर्स जो क्लब्स में जाते हैं और जो जब उनका अच्छी ओकेजन होती है उसमें एंजॉय करते हैं, मोस्टली यंग्स में देखा जाता है। ऑफ कोर्स कोई भी कर सकता है वो। बेसिक बिंज ड्रिंकिंग मतलब एक टाइम में बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लेना, एक दिन में बहुत अल्कोहल ले लेना, तो वो उसको हम बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं। और वो बिंज ड्रिंकिंग का क्या होता है, उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, बंदा थोड़ा अनकॉन्शियस भी हो सकता है, सेमी कॉन्शियस भी हो सकता है। और अगर 600 ml से अल्कोहल 600 ml अल्कोहल से अगर ज़्यादा ले लें तो ये जानलेवा भी हो सकता है। जी। तो इसको हम बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि जब लोग इतने समझदार हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, जी, अपने खाने पीने का ख्याल भी रखते हैं, ऐसे में देखा जाता है कि जो यूथ है, अगर हम यंग लोगों की बात करें, वो क्या करते हैं, ऑफिस से आते हैं, शाम को 2 पैग लगाना उनकी एक हैबिट बन चुकी है। जी, जी। कि डेली पैग लगाना और उसके बाद सोना, खाना पीना और सो जाना। तो ये शराब की जो आदत है, अल्कोहल लेने की जो आदत है, वो आदत कैसे पड़ जाती है? वो मैम ऐसे ही पड़ती है जैसे मैंने आपको जो स्टेजेस बताए थे, 4 स्टेजेस बताए थे। स्टेज 1 में वो होता है कि अपने दोस्तों यारों के साथ फील गुड फैक्टर से ले लिया। स्टेज 2 में थोड़ा सा और फील गुड फैक्टर। स्टेज 3 में फिर वो उनको आदत पड़ जाती है,
वो कंट्रोल नहीं कर पाते कितना लेना है, बिकॉज उनको बताया तो है नहीं, एजुकेट तो किया नहीं कितना लेना है, वो एक एक करके ज़्यादा करते रहते हैं, उससे फिर उनको आदत पड़ जाएगी कि हैबिट फॉर्मिंग होते हैं ये, उनको फिर वो उससे दे फील गुड फैक्टर आता है। बट लेटर ऑन जो होता है, जब स्टेज 4 में आते हैं तो फिर उनको मूड स्विंग्स आते हैं, बिहेवियरल चेंज होते हैं और फिर फिजिकल डैमेज शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो अल्कोहल बिल्कुल शुरू ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने शुरू कर दी, उस पर कब रोक लगानी है, कब उस पर लगाम कर डालना है, वो नहीं हो पाता। तो अल्कोहल मेरे हिसाब से किसी बंदे को शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल कि आप कितना ले रहे हो। क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स भी कई आते हैं और अच्छे अच्छे फैमिली से आते हैं, जो अच्छे वेल एजुकेटेड फैमिली हैं, वो उनसे भी आते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे भी है, वो भी आते हैं, लेकिन वो भी अल्कोहल का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस टाइम पे किस टाइम पे लिया होगा जब बहुत स्मॉल मात्रा में ले रहे होंगे, और उनको पता नहीं चला कब स्मॉल मात्रा से उनको थोड़ी हैबिट पड़ती रही और वो कब उन्होंने फिर उसको एज अ रेगुलर हैबिट बना लिया, और वो कब उनपे अल्कोहल उनपे भारी पड़ गई और कब उनको टेक ओवर कर लिया, और उससे फिर उनका लिवर और बाकी फिर ऑर्गन्स वो सब डैमेज होने शुरू हो गए। अपूर्व जी, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं ऐसे, जी, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे टेस्ट है यहाँ नरूला डायग्नोस्टिक की अगर हम बात करें, जिससे ये पता चल सके कि किस ऑर्गन पे बॉडी के कैसा इफेक्ट डाला है अल्कोहल ने? मैम इसके जो अल्कोहल के जो होते हैं, अल्कोहल टेस्टिंग के मतलब कि अल्कोहल का साइड इफेक्ट्स बॉडी पे कितने, उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ऊपर से अगर शुरू करूं, अगर अल्कोहल का कोई साइड इफेक्ट ब्रेन में आ रहा है तो उसके लिए बेस्ट रहता है कि एमआरआई ब्रेन कराएं हम, और उसके बाद अगर उसके अंदर हमें पूरा जो सारे जो ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं पूरा अच्छे से विजुअलाइज हो जाते हैं एमआरआई में, तो पूरा अच्छा उसके डिटेल में बताता है। उसके अगर हम नीचे जाए तो हार्ट की तरफ आए तो हार्ट में उनका ईसीजी कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, और सीसीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, देखने के लिए हार्ट में कोई ब्लॉकेज या हार्ट को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी तो नहीं बनी अल्कोहल की वजह से। अगर नीचे आए तो लिवर है, लिवर और पैंक्रियाज है, उसके लिए हम सीटी कर सकते हैं। और एक बहुत बेहतरीन टेस्ट आया है अर्ली डिटेक्शन ऑफ अल्कोहलिज्म के लिए, कि अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स जो लिवर पे आते हैं उसमें कितना फाइब्रोसिस या कितना उसका लिवर का डैमेज हुआ है, उसके लिए एक और टेस्ट आया है, उसको हम बोलते हैं इलास्टोग्राफी, या पहले जमाने में बोलते थे फाइब्रोस्कैन, अब हम उसका नाम है इलास्टोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इलास्टोग्राफी, हम अल्ट्रासाउंड से ही करते हैं उसको। तो यही मशीन है उसकी। तो हम इस मशीन पे रहता है, इसका एक अलग प्रोब आता है हमारे पास, उससे हम पेशेंट का स्कैन करते हैं, पेशेंट लेटाते हैं और उसका लिवर देखते हैं, और उसके अंदर हम स्कैन कर पाते हैं कि कौन सा उनका लिवर का पार्ट है वो डैमेज है, कौन सा फाइब्रोस्ड है और कितना फाइब्रोस्ड है। उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं F1, F2, F3, F4। F3 तक रिवर्स हो जाता है, F4 अगर हो गया तो फिर सिरोसिस है, फिर मुश्किल है पेशेंट को वापस आना, तो हम ग्रेडिंग करके देते हैं। ये सेम चीज पहले फाइब्रो स्कैन करते थे, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड इलास्टोग्राफी उससे ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि फाइब्रो स्कैन ब्लाइंड प्रोसीजर है, उसके अंदर बस हमें बस प्रोब यहाँ लगाना है, हमें नहीं पता कि लिवर कहाँ पर है, बट अल्ट्रासाउंड में हमें देख सकते हैं कि लिवर कहाँ है, उसके हम इलास्टोग्राफी कर सकते हैं, तो बेहतर बताता है कितना फाइब्रोसिस है, कितना लिवर डैमेज है एज कम्पेयर टू फाइब्रोस्कैन। तो वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये अर्ली स्टेजेस जैसे जो पेशेंट्स F2, F3 स्टेज में, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, और ये मेरे हिसाब से फाइब्रोस्कैन से मच बेहतर टेक्निक है जी। और उसके बाद हम और अगर नीचे आए तो सीटी स्कैन होता है पेट का, उसमें सीटी स्कैन पेट से हम पैंक्रियाटाइटिस स्कैन पता कर सकते हैं, या अल्कोहल की वजह से अगर सिरोसिस हो गया, पेट में पानी बन गया है, तो सीटी स्कैन से हम वो पता कर सकते हैं। अपूर्व जी, कई बार कुछ लोगों का एक सवाल रहता है, वो अल्कोहल नहीं छोड़ सकते, अब वो जानना चाहते हैं एक डॉक्टर से कि वो कितनी मात्रा में अल्कोहल लें जो उनकी बॉडी पर इफेक्ट ना डाले, और कुछ लोग जो शराब को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़े कैसे? सबसे पहले तो मैम मेरे हिसाब से अल्कोहल बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कब अल्कोहल आप पे हावी हो जाती है, कब वो आपके ऊपर स्टैंड कर जाती है। तो अल्कोहल तो कभी नहीं लेना चाहिए। बट अगर हम किताबी इन माय ओपिनियन अल्कोहल की एक ड्रॉप भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप बुक के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से देखें, जो हमारे बताते हैं, वो बुक ये कहती है कि दैट यू शुड नॉट टेक मोर देन 3 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल पर डे, मतलब 3 यूनिट ऑफ अल्कोहल से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 1 यूनिट होता है 25 ml का, मतलब 75 ml से ज्यादा एक दिन में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, और हफ्ते में 2 दिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। 75 ml पर डे और हफ्ते में 2 दिन बिल्कुल नहीं। ये बुक में लिखा हुआ, मेरे हिसाब से बिल्कुल लेना चाहिए। और जहाँ तक छोड़ने का सवाल है, आप बिल्कुल अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप शराबी हैं, उसकी कैटेगरी में आते हैं, तो बिल्कुल आप अल्कोहल छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ की जरूरत है कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके ऊपर ये, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, प्लस में आपकी फैमिली आपको कॉपरेट करेगी, प्लस में आपका डॉक्टर आपको कॉपरेट करेगा। कुछ विड्रॉवल सिम्टम आप छोड़ेंगे, जिस दिन आपको विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे, उसके लिए आपके डॉक्टर, आपकी फैमिली आपको कॉपरेट करेगा। डॉक्टर्स आपकी फैमिली आपको मोरल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट देगी। आपका डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, उसकी हेल्प से आपको हेल्प
हेल्प करेगा कोप अप करने के लिए, और मुझे लगता है महीने 1.5 महीने में आप उसको धीरे धीरे ओवरकम कर जाएंगे। स्टिल आप नहीं कर पा रहे और आपको ज़्यादा एडिक्शन हुई है, तो फिर डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे और आप अल्कोहल छोड़ सकते हैं। मैंने बड़े बड़े मेरे पेशेंट्स, कई पेशेंट्स आए हैं जो मेरे से इलास्टोग्राफी फाइब्रो स्कैन करा के गए हैं और उनका स्टेज 3 था और अब वो स्टेज 1 पे आ चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ अब अपनी लीड कर रहे हैं, उन्हें छोड़ी हुई है। तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बस आपको अपना मन बनाना है, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, एंड यू कैन डू इट। तो दिस कैन। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अल्कोहल को लोग लाइटली लेते हैं कि भाई कुछ नहीं है। 6% ऑफ जो डेथ होती है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज ड्यू टू अल्कोहलिज्म। 6% जो डेथ पूरे वर्ल्ड में है वो शराब के कारण होती है, जो बहुत एक्सेस ऑफ शराब के कारण होती है। तो इतना मतलब ये हानिकारक है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि दुनिया में कितने सारी बीमारियां हैं, कितने सारे वायरसेस फैले हुए हैं, और आप अपनी इम्यूनिटी उससे लो करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई समझदारी नहीं है अल्कोहल लेने में जी। तो मैं बस ये बोलूँगा कि होली के अवसर पे आप इंजॉय करें, अपना होली अच्छे से मनाएं, बट इन सब पदार्थों से और इन सब नशे वाली चीज़ों से दूर रहें, अपना हेल्दी उसको एंजॉय करें और अपनी फैमिली के साथ बढ़िया से होली मनाएं। जी दोस्तों, सुना आपने कि डॉक्टर अपूर्व ने क्या कहा। जश्न मनाइए, खुशियाँ मनाइए, लेकिन शराब से दूर रहिए। डॉक्टर साहब, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।